अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाद, आप लोगों का कोच, और मैं वेलकम करता हूं आपको हमारे प्लेटफॉर्म एमआई कोचिंग्स में। तो एमआई कोचिंग बनाने का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, उसके पीछे एक बड़ी वजह वो ये है कि मैं चाह रहा हूं कि मैं अपनी जो यूथ है उनके साथ मिलके उनकी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करूं, या जो हमारी वर्कफोर्स है जो परफॉर्म कर रही है मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उनकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। तो मेरी कोशिश है इसमें मैं मल्टीपल जो ट्रेनिंग्स है, मल्टीपल ट्रेनिंग पोर्टफोलियोज हैं, वो आप लोगों के लिए लेके आऊँ, और इंशाल्लाह हम मिलके इसको इकट्ठे एक दूसरे से लर्न करें, यानी एक शेयर्ड लर्निंग से हम बहुत सारा जो अपनी स्किल डेवलपमेंट है वो करें। तो एमआई कोचिंग आपका लर्निंग पार्टनर है, और मुझे खुशी होगी कि हम अगर ये वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अगर हम मिलके अचीव करते हैं। तो जो आज की लाइव स्ट्रीमिंग का जो टॉपिक है वो है कि डिस्कवर योर क्रिएटिव पोटेंशियल। तो सॉफ्ट स्किल्स में जो मैंने स्टार्ट लिया है वो मैंने क्रिएटिविटी और इनोवेशन की ट्रेनिंग से लिया है। तो इसका क्या रीज़न है कि मैंने क्रिएटिविटी से क्यों स्टार्ट किया, और और ये क्यों एक ऐसी स्किल है कि जो ज़्यादा वैल्यू रखती है, ये आज के सेशन में हम इस पे एक ब्रीफ डिस्कशंस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों के साथ आज का जो ट्रेनिंग का कंटेंट है वो शेयर कर लूँ। हम बात करेंगे हम बात करेंगे क्रिएटिविटी इनसाइड अस, इस टॉपिक के ऊपर। उसके अलावा कन्वेंशनल एंड क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग के ऊपर, और व्हाट इज क्रिएटिविटी, डायमेंशंस ऑफ अ क्रिएटिव आइडिया, एंड क्रिएटिव कॉन्फिडेंस की जो क्रिएटिव कॉन्फिडेंस क्या है, एंड मिथ अबाउट क्रिएटिविटी। तो आते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज क्रिएटिविटी इनसाइड अस। तो याद रखें, कुदरत ने हमें जहाँ पे बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, हमें कुदरत ने जो बहुत ज़्यादा सलाहियतें दी गई हैं, तो कुदरत ने हमें हमारी ज़िंदगी में आने वाले जो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, उनके लिए सॉल्यूशन हमारे अंदर ही रख दिए हैं। तो जैसे नेचर को पता था कि हमें चलने फिरने की ज़रूरत होगी, तो उन्होंने उसके लिए हमें जो हैं वो मसलन जो लेग्स हैं वो प्रोवाइड की हैं। तो इस तरह बहुत सारे जो सॉल्यूशन है वो नेचर ने हमें बाय डिफ़ॉल्ट दे दिए हैं, मगर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने हमें कुछ सलाहियतें दी हैं, और हम उन सलाहियतों को यूज़ करते हुए एक्चुअली हमने वो सॉल्यूशन खुद आइडेंटिफ़ाई करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब इंसान को लगा कि अब शायद उसको दूर-दराज़ सफ़र करने हैं, तो उसके लिए उसने नेक्स्ट सॉल्यूशंस पे काम करना शुरू किया। जिसमें से एक सॉल्यूशन ये था कि उसने बेसिकली जानवरों जो थे उनको यूज़ किया। उसके अलावा जब उसको लगा कि अब ये भी उसकी नीड फुलफ़िल नहीं करते, तो फिर इसके अलावा फर्दर जो इन्वेंशंस और इनोवेशंस होती गई, फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे वो साइकिल की फ़ॉर्म में था, या मोटरसाइकिल की फ़ॉर्म में था, या गाड़ियों की फ़ॉर्म में, और एरोप्लेन, और बहुत सारे इस तरह के जो सॉल्यूशंस थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता इंसान ने क्रिएट करने शुरू कर दिए। तो नेचर ने ये सलाहियत हमारे अंदर रखी हुई है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, और अपनी प्रॉब्लम्स के लिए जो सॉल्यूशन है वो हम खुद उसको सर्च करें। तो जैसे-जैसे हम बड़े होते गए, जब हम व्हेन वी आर चाइल्ड, तो सबसे जो हमारा पहला जो चैलेंज था, वो ये था कि हम अपने इर्द-गिर्द को लर्न करने की कोशिश कर रहे थे, और अमूमन जो चाइल्डहुड होती है वो क्रिएटिविटी का जो बेस्ट टाइम होता है, यानी जिसमें समझा जाता है कि हम सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। मगर जैसे-जैसे हम बड़े होते रहते हैं, तो कुछ ऐसे ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं, या कुछ ऐसी नॉर्म्स हैं हमारे इर्द-गिर्द की, जिनकी वजह से जो हमारी जो क्रिएटिविटी होती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो लेयर्स है वो ऐड होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे जो पहली जो लेयर है, मैं वो समझता हूँ कि वो फ़ियर की लेयर है, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी अफ़ेक्ट होती है, या हमारी वो जो स्किल है, जो हमारे अंदर ये सलाहियत है डिसीज़न मेकिंग की या कुछ नया सोचने की, वो अफ़ेक्ट होती है। और वो फ़ियर है। फ़ियर बेसिकली हमें अपने एनवायरनमेंट से मिल रहा होता है, हमें अपने पेरेंट्स से मिल रहा होता है, या हमें जो हमारे इर्द-गिर्द जो हमसे एसोसिएटेड लोग हैं, वो हमें ये फ़ियर दे रहे होते हैं कि आपने ये वाली चीज़ नहीं करनी, या आपने ये टास्क परफ़ॉर्म नहीं करना, या आपने यानी हर एक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई कुछ ना कुछ रियलिटीज़ भी हैं, मगर बहुत सारी असम्पशन्स भी होती हैं, जिसकी वजह से जो एक फ़ियर हमारे दिल में बैठ जाता है, तो हम अपनी उस सलाहियत को यूज़ करते हुए कुछ नया करने से घबराना शुरू कर देते हैं।
इसके बाद क्या होता है कि जब हम स्कूल लाइफ में जाते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा हमारा चैलेंज ये है कि वहाँ पे हमारी जो सोचने-समझने की जो सलाहियत है, जो एबिलिटी है या जो क्रिएटिविटी स्किल है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। वहाँ पे हमें परमानेंट सॉल्यूशंस मिल रहे होते हैं, फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, उनके फिक्स आंसर्स होते हैं और हम एक बहुत ही लिमिटेड स्कोप और बहुत ही जो मिनिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं हम उसमें सोच रहे होते हैं। तो सेम जब हम अब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है कि हमें रूटीन की जो जॉब्स होती हैं हम उसी ही बेसिकली सर्कल्स के गिर्द ही घूम रहे होते हैं। जो हमारी रूटीन्स होती हैं, जो हमारी जॉब्स होती हैं, हम उन्हीं को बार-बार परफॉर्म करते हैं। तो इसमें सबसे जो बड़ा चैलेंज आता है कि बेसिकली ये सारी की सारी जो लेयर्स हैं, ये हमारी जो क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग है या क्रिएटिव पोटेंशियल है उसके ऊपर तारी हो जाती हैं। और एक इनसे हमें मल्टीपल जो हमें चैलेंज चैलेंज है वो फेस करने पड़ते हैं और सबसे जो बड़ा चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है वो होता है रिकॉग्निशन का। कि बेसिकली कुछ रोल्स और कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं कि जो कि रूटीन में नज़र आ रहे होते हैं, तो जब तक उसमें कुछ चेंज नहीं होती तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो रिकॉग्निशन नहीं हो पाती और जब रिकॉग्निशन नहीं हो पाती तो उससे क्या होता है कि हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलती। जिसकी अक्सर जो मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स में जो वर्कफ़ोर्स है वो कंप्लेन कर रही होती है कि हमें प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जा रहा। तो बेसिकली हमें जो मैंने इस ट्रेनिंग का जो टाइटल दिया है वो डिस्कवर योर क्रिएटिव पोटेंशियल के नाम से दिया है। तो डिस्कवर का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये कोई नई स्किल नहीं है, ये कुछ आप लोगों के अंदर मैं कुछ प्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा, बेसिकली ये ऑलरेडी मौजूद है, हम सिर्फ इसको डिस्कवर करना चाह रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि हम इसको डिस्कवर करें, हम इस अपनी स्किल को यूज़ करें, हम अपने इर्द-गिर्द कुछ बेहतरी करें, कुछ चेंजेज़ लेके आएँ। जिस तरह बाकी दुनिया ने बहुत ज़्यादा इनोवेशन इन्वेंशंस की हैं, तो हम भी छोटे-छोटे स्टेप्स में, छोटी-छोटी चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको कमेंट्स में पुट इन कर सकते हैं। मैं वेलकम करूँगा आप लोगों के क्वेश्चंस को। तो प्लीज़ जहाँ-जहाँ पे आपको लगे आप अपने क्वेश्चन कमेंट्स में मेंशन करते रहिएगा। मैं साथ-साथ उनके आंसर्स आप लोगों को देता रहूँगा। तो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो ये है कि कन्वेंशनल और क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग। जैसे अभी मैंने बात की कि हमारा एक जो चैलेंज है वो ये है कि हम अपनी इस स्किल से अवेयर तो होते हैं मगर शायद जैसे वक़्त गुज़रता रहता है तो हम इसको भूलना शुरू कर देते हैं या इसकी जब हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं तो वो भी हमारे लिए कोई एक्टिव या इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही होती। तो अमूमन जो डिसीजन होते हैं, डिसीजन एक कन्वेंशनल डिसीजंस होते हैं। कन्वेंशनल डिसीजन से मुराद वो डिसीजंस हैं जो कि हमें हमारे एनवायरनमेंट से या फिर हमारे ट्रेनिंग से या हमें हमारे लर्निंग से या मैं कहूँगा कि ऑन जॉब ट्रेनिंग या हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर से हमें दे दिए जाते हैं। तो बेसिकली वो कन्वेंशनल डिसीजंस होते हैं। तो कन्वेंशनल डिसीजन में सबसे ईज़ी ये होता है कि वो ऑलरेडी प्रूवन होते हैं, वो ऑलरेडी टेस्टिफाइड होते हैं, उसमें मेजर रिस्क नहीं होता, हमने उसको एज़ इट इज़ ही उसको यूज़ करना होता है। तो इसलिए उसमें कुछ फ़ियर भी नहीं होता कि उसमें कि हम अगर कुछ हट के करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें गलत हो सकता है। तो इसलिए मोस्टली जो प्रेफ़रेंस होती है वो हमारी कन्वेंशनल डिसीजन मेकिंग की होती है। और अगर मैं क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग की बात करूँ तो क्रिएटिव की जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसा आइडिया या कोई ऐसी चीज़ जो कि इससे पहले हम परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो जो हम नया डिसीजन लें, वो कुछ ना कुछ यूज़फुल हो, कुछ ना कुछ उसमें डेवलपमेंट हो, कुछ ना कुछ उसमें बेहतरी की गुंजाइश होनी चाहिए जो एक्जिस्टिंग हमारा डिसीजन या सॉल्यूशन है उससे। तो तभी वो डिसीजन क्रिएटिव कहलाएगा। तो अमूमन ये बिज़नेसेस की नीड होती है क्योंकि कम अगर हम बात करें करंट बिज़नेस चैलेंजेस की, तो करंट बिज़नेस चैलेंजेस में बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो जुड़े हुए हैं इस वक़्त के टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइज़ेशन और अदर जो एसोसिएटेड इसके चैलेंजेस हैं उनके साथ। तो इस वक़्त अगर मैं बात करूँ तो क्रिएटिविटी को मैं कहूँगा कि ये एक बैक वक़्त अपॉर्च्युनिटी भी है बिज़नेसेस के लिए और क्रिएटिविटी जो है वो सेम टाइम में जो थ्रेट भी है। अपॉर्च्युनिटी इस सेंस में है कि किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए उनको बेटर compete करने के लिए या उनको सस्टेन एबिलिटी के लिए इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा नीड है वो क्रिएटिव
प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की हैं, और वो ऐसी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो उनके कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को और बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें या उनको मोर बेटर सर्व कर सकें। तो याद रखें, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्रिएटिविटी के लिए डिपेंडेंट हैं ह्यूमंस के ऊपर, क्योंकि ये या चंद उन स्किल्स में हैं जिनके जिनके कोई अभी तक अल्टरनेट अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो सिर्फ ह्यूमन माइंड है जो कि सोच सकते हैं, जिनमें ये सलाहियत मौजूद है कि वो कुछ ना कुछ नया आइडिया जनरेट कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखें कि ये इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमंस की जो वैल्यू है और अगेन क्रिएटिव पर्सन्स की जो वैल्यू है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। बहुत सारे बिजनेसेस प्रेफरेंस देते हैं, बल्कि बहुत सारे इंटरव्यूज जो मैंने पर्सनली इंटरव्यूज कंडक्ट करता हूं, तो मैं अपने इंटरव्यूज में क्रिएटिविटी के ऊपर लाजमी कुछ ना कुछ क्वेश्चन करता हूं। और मैंने एक चीज ये नोट की है कि जब मैंने बहुत सारे लोगों से क्रिएटिविटी के ऊपर क्वेश्चन किए तो एक्चुअली दे वर कंफ्यूज्ड अबाउट क्रिएटिविटी, और बहुत सारे लोग एक्चुअली कुछ लोग तो हार्ड वर्क को क्रिएटिव कह रहे होते हैं, बहुत सारे लोग ऑपरेशनल एक्सीलेंस को क्रिएटिविटी कह रहे होते हैं। तो इसलिए भी मुझे लगा कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा इस सब्जेक्ट पे बात करनी चाहिए, ऐसे ऐसे डेफिनेशंस लेके क्लियर डेफिनेशंस जो हैं वो लोगों को बतानी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि एक्चुअली क्रिएटिविटी है क्या, और क्रिएटिविटी उनके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है उनके जॉब के ऊपर और उनके रोल के ऊपर, और अपनी इस स्किल को यूटिलाइज करते हुए वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मैं क्रिएटिव और कन्वेंशनल आइडिया की थिंकिंग के लिए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करें। क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द सम वैल्यू इफ वी ऐड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। मैं वेट करूँगा आप लोगों के आंसर का। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ कि अगर मैं 1 से लेके 100 तक के जो नंबर्स हैं इनको अगर ऐड अप करता रहूँ, इनको सम करूँ तो क्या वैल्यू होगी? जी, आप कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि अगर हम 1 to 100 नंबर्स को ऐड करें तो इनकी वैल्यू क्या होगी? शायद अभी आप कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो इसका देखिए कन्वेंशनल वे है, अगर मैं आप लोगों को इसका डिफरेंस बताना चाहूँ कन्वेंशनल थिंकिंग का, तो वो ये है कि हम एक सादा पेपर लें, हम पेपर के ऊपर अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करें तो पेपर के ऊपर हम नंबर लिखेंगे और नंबर को सम करना शुरू कर देंगे। देखिए ये कन्वेंशनल वे है। तो इसका क्या कोई ना कोई क्रिएटिव वे हो सकता है, कोई इसका अदर वे अराउंड हो जो इससे ज़्यादा हेल्पफुल हो, जो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो या इससे कहीं ज़्यादा वैल्यू जनरेट कर रहा हो? अभी तक किसी की तरफ से आंसर नहीं आया। मैं इसका एक डिफरेंट सॉल्यूशन आप लोगों से शेयर करता हूँ। जी, तो सबसे पहले हम इमेजिन करें 1 to 100, इसके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है कागज़ पेंसिल की। हम सिर्फ अगर इमेजिन करें 1 to 100 नंबर हैं, हम उसको अपने माइंड में राइट डाउन करें और उसके बाद हम सेम नंबर ही लें मगर हम उसको रिवर्स में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 1 to 100 था तो जब हम उसको बैकवर्ड लिखेंगे तो 1 के नीचे 100 आएगा और 2 के नीचे 99 और 3 के नीचे 98 और इसी तरह लास्ट में 100 के नीचे 1। तो अगर हम इनको सब को सम करें तो आप देख रहे होंगे कि जितना भी मैं नंबर को सम करूंगा उनकी जो वैल्यू है वो सबकी 101 होगी। यानी इन जितने भी नंबर इनको मैं अगर आपस में सम करूंगा तो इनकी वैल्यू 101 होगी।
तो ये टोटल नंबर 100 थे, अगर मैं इनको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो बेसिकली जो वैल्यू बनी वो बनी 10,100। मैंने क्योंकि दो सेट्स ऑफ नंबर थे इनको यूज किया था, इसलिए मैं इसको 2 पे डिवाइड करूंगा तो जो वैल्यू आ रही है 5050, और जो इसका आंसर है दैट इज 5050, और यही राइट आंसर है। तो देखें, हम अगर यहाँ पे कंपेयर करें, एक हमारे पास कन्वेंशनल वे था कि जिसमें हम नंबर को एज रूटीन सम अप करते थे, और मेरे ख्याल में वो जब मैंने भी उसको उस तरह करने की कोशिश की तो वो एक कमरसम काम था, वो इतना सिंपल या इतना आसान था नहीं। मगर हम इस मेथड की जब अगर बात करें तो इस मेथड की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये उस टाइम को भी सिंप्लीफाई करता है, और हमें इसके लिए कोई टूल या कोई टेक्निक की फर्दर हमें ज़रूरत नहीं है, यानी हमें किसी कागज़ पेंसिल के टूल की ज़रूरत नहीं है, स्टेशनरी की ज़रूरत नहीं है इन सिंपल। तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि ये वाली जो कैलकुलेशंस हैं ये हम अपने माइंड को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन एक क्रिएटिव सॉल्यूशन है, बिकॉज़ ये सॉल्यूशन हमें हमारे लिए ईज़ी है, इसने हमारा टाइम भी सेव किया, इसने एक्चुअली हमें कुछ जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे हमारे वो भी सेव किए। तो जो प्रीवियस जो सॉल्यूशन था वो क्योंकि कन्वेंशन इसलिए था कि वो सबके माइंड में एक वक्त में सेम ही सॉल्यूशन था, ठीक है। और ये क्रिएटिव इस तरह के शायद बहुत कम लोगों ने इसलिए डिफरेंटली सोचा होगा। तो एक्चुअली ये जो सॉल्यूशन है जो हम अपनी अपनी जो सोचने समझने की सलाहियत को यूज करें करके हम एक आइडेंटिफाई करें, वो कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी स्किल के साथ जुड़ा होता है। तो हम देखते हैं कि एक्चुअली क्रिएटिविटी की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो है क्या। तो क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी इज यूजिंग योर इमेजिनेशन टू क्रिएट समथिंग न्यू टू द वर्ल्ड। क्रिएटिविटी इज यूजिंग योर इमेजिनेशन टू क्रिएट समथिंग न्यू टू द वर्ल्ड। इसको मैं अगर डेफिनेशन को एलैबोरेट करूं तो क्रिएटिविटी एक्चुअली हमारे अंदर की वो सोचने और समझने की सलाहियत है जो कि हमें हेल्प करती है, या जिसको हम इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ नया सोचें। मसलन वो नया कुछ डिसीजन हो सकता है, वो नया कोई प्रोडक्ट हो सकती है, वो नया कोई सर्विस हो सकती है। तो अगर हम अपनी सोचने और समझने की सलाहियतों को यूज करते हुए अगर कोई हम डिसीजन करें तो वो एक्चुअली, और वो डिसीजन बेटर हो, तो हम कहते हैं कि हमने अपनी क्रिएटिविटी स्किल को यूज किया, और क्रिएटिविटी स्किल में एक्चुअली हमने अपने ब्रेन पावर को यूज किया। अच्छा, ब्रेन पावर को इसलिए यूज किया कि एक्चुअली देखिए हमारे ब्रेन में चीजें स्टोर हो रही होती हैं, हमारे ब्रेन जिन जिन चीजों को देख रहा होता है वो उनको किसी ना किसी पैटर्न की फॉर्म में अपने अंदर सेव और सिक्योर कर रहा होता है। तो होता क्या है कि जब हमें ज़रूरत होती है तो ब्रेन कहीं न कहीं से हमारे सामने वो चीज़ें एज़ पर नीड प्रेज़ेंट कर देता है, और ब्रेन क्या करता है कि ब्रेन की एक जॉब ये भी है कि वो हमारे लिए इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस भी करता है। ऑल्दो कि ब्रेन की इसकी वर्किंग में कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हम कमिंग हमारे सेशंस होंगे, हम इनमें इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। मगर अगर हम अभी तक की बात करें तो बेसिकली ब्रेन हमारे लिए या हमारे जो सोचने समझने की सलाहियत है वो ये है कि हम अगर अपनी इस इमेजिनेशन स्किल को यूज करके कुछ नया प्रोड्यूस करें तो दैट इज क्रिएटिविटी। और ये क्रिएटिविटी हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में अप्लाई होती है। देखिए हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी ज़िंदगी में डिसीजन मेकिंग ना कर रहा हो। हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, हम अपना बिज़नेस करते हैं, हम अपनी जॉब करते हैं, या हम अपने घर में, बाहर में, हम जिस जगह भी बैठे हैं, हम में से हर कोई कोई ना कोई डिसीजन ले रहा होता है। मगर हमें अब देखने की ज़रूरत है कि जो हमारे डिसीजन है, क्या वो कन्वेंशनल डिसीजन है या फिर वो क्रिएटिव डिसीजन है। तो अगर हम अपने जॉब, अपने एनवायरनमेंट की में बैठ के अगर कुछ क्रिएटिव जो डिसीजंस हैं वो अगर करें तो बिलीव करें वो डिसीजन कहीं ना कहीं रिकॉग्निशंस में आते हैं, वो एक्शंस रिकॉग्निशन में आते हैं। और अगर उन डिसीजंस की वजह से या उन एक्शन की वजह से अगर वैल्यू ड्राइव हो रही हो, अगर डेवलपमेंट्स हो रही हो, तो बिलीव करें वही चीजें हमारे लिए एप्रिसिएशन का बायस भी बनती हैं। आप लोगों के क्वेश्चन हो तो काइंडली आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं जैसे मेरे पास आएंगे मैं उनके आंसर आप लोगों को करता रहूंगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं तब तक।
तो अमूमन एक कन्फ्यूजन होती है कुछ लोगों को कि वो इन्वेंशन, इनोवेशन और क्रिएटिविटी में डिफरेंस नहीं कर पाते। तो मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों के सामने इसकी डेफिनेशन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। इन्वेंशन इज़ द क्रिएशन ऑफ समथिंग दैट डिडन्ट एग्जिस्ट बिफोर इन द नॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटी। मसलन वो इन्वेंशन ऐसी चीज़ है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ये नहीं है कि वो है नहीं। देखिए नेचर में वो कहीं न कहीं मौजूद है, मगर ह्यूमैनिटी के नॉलेज में नहीं है। तो किसी पर्सन ने उसको आइडेंटिफाई किया है, उसको डिस्कवर किया है, और जो इसने डिस्कवर किया है वो इन्वेंशन कहलाई है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ कि जिसने एरोप्लेन जिसने उसके लिए वो किया है, जिसने फ़ोन टेलीफ़ोन की जो इन्वेंशन है वो इन्वेंशन है। इसके अलावा और एक लंबी लिस्ट है इन्वेंशंस की, जिनकी हम चाहे वो मेडिकल की फ़ील्ड में हो, चाहे वो बिज़नेस की फ़ील्ड में हो, चाहे वो आर्ट्स की फ़ील्ड में हो, वो अनगिनत है। तो अगर हम उसकी बात करें इनोवेशन की, तो इनोवेशन इज़ द यूज़फुल एप्लीकेशन ऑफ एन इन्वेंशन और कंबाइनिंग existing ideas in a new useful way, like creative usage of tiles। यानी कि जब हमारे पास कोई ना कोई आइडिया आता है, चाहे वो क्रिएटिविटी के थ्रू आए, चाहे वो इन्वेंशन के थ्रू आए, जब हम उसको किसी ना किसी यूजफुल प्रोडक्ट या सर्विस की फॉर्म में जब हम उसको कन्वर्ट कर दें, तो वो हमारे लिए वो इनोवेशन बन जाती है। ठीक है? और क्रिएटिविटी की डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इज द क्रिएटिविटी इज द एप्लीकेशन ऑफ आवर इमेजिनेशन टू अ प्रॉब्लम, और सिंपली क्रिएटिविटी इज एन अप्लाइड इमेजिनेशन। तो एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, मैं सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले करता हूँ। क्वेश्चन है सैयद नवीद अली जैदी साहब की तरफ से। क्वेश्चन है उनका कि कैन वी क्रिएटिविटी आउट ऑफ एन अदर पर्सन क्रिएटिविटी और एन आइडिया। जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं तो क्रिएटिविटी को बहुत हद तक एक इंडिविजुअल जॉब समझा जाता है। यानी क्रिएटिविटी में हम अपने ब्रेन को यूज करते हैं, मगर यह है कि हम जो हमारे एसोसिएटेड लोग हैं, जब हम किसी इन्वायरमेंट में बैठते हैं, तो हम अमूमन जब ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशंस होते हैं, तो हम ये ग्रुप से या मुख्तलिफ लोगों से भी ये आइडियाज जनरेट कर रहे हैं। तो जो कमिंग सेशंस है हमारे नवीद, हम उसमें इस पे डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे कि कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो सेशंस होते हैं, हम उस सेशन से जो आइडियाज की जनरेशन या आइडियाज की जो इमर्जेंस है वो कैसे कर रहे होते हैं। तो जी ये बिल्कुल पॉसिबल है। हम दूसरे लोगों को इनकरेज कर सकते हैं, उनके लिए वो कल्चर, वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और एक्चुअली जो सक्सेसफुल बिज़नेसेस हैं वो यही करते हैं। और याद रखें जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो जो सक्सेसफुल बिज़नेसेस होते हैं, उनके जो मोस्टली जो उनके डिसीजंस होते हैं, वो आप देखेंगे वो क्रिएटिव डिसीजंस मेकिंग कर रहे होते हैं। ठीक है? तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन और बिज़नेसेस, अगर हम गूगल के कल्चर की बात करें, या हम उसके एप्पल के कल्चर की बात करें, या पिक्सल स्टूडियो के कल्चर की बात करें, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एनवायरनमेंट, इवन के वो उसके जो ऑफिस के लोकेशंस, कल्चर और उसकी जो एस्थेटिक्स होते हैं, उनकी डिज़ाइन इस तरह किया जाता है कि उसमें लोगों की जो क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आइडियाज़ हैं वो जनरेट कर सके। ठीक है? तो इसके अलावा आपका क्वेश्चन हो तो आप काइंडली शेयर कीजिएगा, मैं तब तक नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाता हूँ। तो क्या जो भी हम आइडिया जनरेट करते हैं, क्या हर जो हमारा आने वाला आइडिया है वो क्रिएटिव होता है? और हम इसको कैसे जान सकते हैं कि वो जो आइडिया है क्रिएटिव है या नहीं है? तो उसके लिए एक्चुअली एक फ्रेमवर्क यूज़ होता है। ये फ्रेमवर्क हम इसको कहते हैं कि 3 डायमेंशंस फ्रेमवर्क ऑफ क्रिएटिव आइडिया। इसमें हम किसी भी आइडिया को तीन पैरामीटर्स के ऊपर मेजर कर रहे होते हैं, जिसमें से पहला पैरामीटर है ओरिजिनलिटी का, दूसरा पैरामीटर है यूजफुलनेस का, और जो तीसरा पैरामीटर है वो सिंप्लिसिटी का। वेलकम नवीद। तो एक्चुअली ओरिजिनलिटी है क्या? ओरिजिनलिटी से मुराद ये है कि वो आइडिया कितना यूनिक है, कितना ओरिजिनल है। क्या वो एक कॉमन आइडिया तो नहीं है? जैसे अभी हमने बात की, थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल से उसको समझाने की कोशिश की कि जब एक नंबर्स की हमने कैलकुलेशंस की है। देखिए अगर सब के सब लोग एक ही वे को यूज करते हुए, जो हमने कन्वेंशनल वे कहा है,
उसको यूज करके कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो फिर वो आइडिया की जो ओरिजिनलिटी है वो बहुत लो है, वो ओरिजिनल है ही नहीं है, वो तो सबके लिए कॉमन आइडिया है। तो हम देख रहे होते हैं कि आइडिया आपका कितना यूनिक है और उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, कि वो उसकी जो जनरेशन की ओरिजिनलिटी है वो कितनी है। नंबर टू, सेकंड जो पैरामीटर है या डायमेंशन है, दैट इज यूजफुलनेस। क्या वो आइडिया किसी ना किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज में यूजफुल रोल प्ले कर सकता है? क्या वो आइडिया हम उसको इस वक्त को इंफ्रास्ट्रक्चर उसका सपोर्टिव है? फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि जैसे अभी उबर, क्रीम और बहुत सारी जो अदर सर्विसेज हैं, फूड पांडा वगैरह, ये अवेलेबल हुई हैं, मगर आज से तकरीबन हम 15 से 20 साल पहले चले जाएं, जहां पे जब शायद गूगल मैप्स इतने मैच्योर नहीं थे, या वो इतने उनका स्केल इतना वाइडर नहीं था, तो तब ये चीजें पॉसिबल लग नहीं रही थी। तो आज हम उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बहुत सारे जो आइडियाज हैं, हम उसको किसी ना किसी यूजफुल फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो जब आइडिया कोई हमारे लिए यूजफुल रोल प्ले करेगा, तो हम उस डायमेंशन या उस पैरामीटर के ऊपर हम कह सकते हैं कि वो आइडिया क्रिएटिव आइडिया है। और नंबर थ्री है सिंप्लिसिटी, वो कितना प्रैक्टिकल है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी है गूगल मैप्स की ऊपर क्रीम के साथ, कि अब वो उसकी जो एप्लीकेशन है वो सिंपल है, क्योंकि अब उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। शायद इससे पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था, वो या फिर वो इतना उसकी जो उसकी एप्लीकेशन थी वो इतनी सिंपल नहीं थी। तो आप देखेंगे कि इसमें जो हमने तीनों की तीनों डायमेंशंस हैं वो एक्सपेंडिंग एरोस के साथ हैं। एक्सपेंडिंग एरोस का मतलब ये है कि बेसिकली ओरिजिनलिटी जितनी ज्यादा होगी आइडिया उतना ज्यादा क्रिएटिव होगा। इस तरह यूजफुलनेस जितनी ज्यादा होगी आइडिया उतना ज्यादा क्रिएटिव होगा। और सेम वे विद सिंप्लिसिटी, कि सिंप्लिसिटी जितनी ज्यादा होगी यानी प्रैक्टिकलिटी की जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो आइडिया क्रिएटिव होगा। तो फर्दर हम इसको दो पैरामीटर्स के ऊपर हम इसकी प्लॉटिंग करते हैं कि आइडिया की क्रिएटिविटी कम ज्यादा हो सकती है, मगर हम यहाँ पे जब प्लॉटिंग करेंगे तो हम देखेंगे ओरिजिनलिटी और यूजफुलनेस के ऊपर, कि वो आइडिया की इन दो डायमेंशंस के ऊपर हम अगर उसको मेजर करें तो हम देख सकते हैं कि आइडिया वो क्रिएटिव है या नॉन क्रिएटिव है। तो कोई भी आइडिया वो क्रिएटिव आइडिया होगा अगर उसकी ओरिजिनलिटी हाई हो और उसकी यूजफुलनेस भी हाई हो, यानी वो यूनिकनेस में भी वो हाई रेट कर रहा हो, और वो उसकी जो उसकी यूजफुलनेस है या उससे जो हमने बेनिफिट ड्राइव करने हैं वो भी ज्यादा हो, तो वो आइडिया एक क्रिएटिव आइडिया कहलाएगा। और कोई भी आइडिया एक बिजार आइडिया कहलाएगा अगर उसकी ओरिजिनलिटी तो हाई है मगर उसकी यूजफुलनेस लो है। मतलब उसको लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे कैसे पॉसिबल है। हो सकता है कि आज से किसी ने 50 इयर्स बिफोर भी ये बात की हो कि ऐसी सर्विसेज होनी चाहिए जो जो लोगों को डायरेक्ट वो डायरेक्शंस के थ्रू घरों में लेके जाएं। इस तरह के बहुत सारे आइडियाज पे बात की होगी। देखिए वो आइडिया की ओरिजिनलिटी जरूर आई थी मगर उस वक्त उसकी यूजफुलनेस नहीं थी। तो अमूमन ऐसे आइडियाज बिजार आइडियाज कहलाते हैं। एक आइडिया ट्रेडिशनल आइडिया कहलाएगा अगर उसकी ओरिजिनलिटी तो लो हो मगर उसकी यूजफुलनेस हाई हो। यानी ये वो आइडिया होते हैं कि जो कॉमन आइडियाज होते हैं, यानी कि सबके सब लोगों के माइंड में ये आइडियाज आ रहे होते हैं। तो आल्दो कि उसकी यूजफुलनेस बहुत ज्यादा है, मसलन हमने अगर कहीं जाना है तो आप कोई भी आइडिया उसके ऊपर कह सकते हैं कि जी आप उसकी अगर कोई मोबिलिटी इशू है, आप ट्रांसपोर्ट यूज करें या आप कार यूज करें या बस यूज करें। देखिए आइडिया तो आपके पास आ गया हुआ है, अब वो एक कॉमन आइडिया है। आल्दो कि उसकी यूजफुलनेस ज्यादा है मगर उसकी ओरिजिनलिटी लो है। और कोई भी आइडिया नॉन क्रिएटिव आइडिया होगा अगर वो उसकी ओरिजिनलिटी भी कम हो और उसकी यूजफुलनेस भी कम हो। जी, जहां तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। पिकासो कहता है कि एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, द प्रॉब्लम इज हाउ टू रिमेन एन आर्टिस्ट वंस ही और शी ग्रोज अप। तो क्रिएटिविटी एक ऐसी स्किल है ये हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट मौजूद है। हम इसके साथ पैदा हुए हैं, इसमें हमने कुछ भी नया नहीं करना, हमने उसको कुछ भी अपने अंदर रिबॉर्न नहीं करना। बेसिकली हमने सिर्फ इसको डिस्कवर करना है, हमने इसको यूज करना है, इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। और बिलीव करें कि हम देखेंगे कि ये स्किल हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है। सबसे बढ़ के ये है कि ये हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना देगी। ये जो हमारे इर्द गिर्द दुनिया में जितने भी हमें रंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन नजर आती है, ये बेसिकली क्रिएटिव लोगों की वजह से हैं।
ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अनकन्वेंशनल सोचते हैं, जो असम्पशन्स को सेट असाइड करते हैं, वो नए से नया सोचते हैं, वो नए से नए आइडियाज़ पे काम करते हैं और वो कभी भी नहीं रुकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने 1G, 2G, 3G टेक्नोलॉजी डिस्कवर कर लिया तो उसके बाद वो रुका नहीं है। वो 4G, 5G इवन कि 6G पे इस वक़्त काम हो रहे हैं। तो ये कंटीन्यूअसली वर्किंग में है। वो खुद को भी चैलेंज कर रहे होते हैं, तो वो दूसरों को भी चैलेंज कर रहे होते हैं। तो आज के जो सेशन है इसके कुछ नेक्स्ट पार्ट्स आगे भी आएँगे मगर मैं यहाँ पे अगेन रिपीट करना चाहूँगा कि हम कोशिश करें हम अपने अंदर की इस क्रिएटिव पोटेंशियल है हम उसको डिस्कवर करें, हम उसको यूटिलाइज़ करना शुरू करें, हम जो कन्वेंशनल डिसीजन मेकिंग है हम उसको थोड़ा-सा हट के देखना शुरू करें और उसके बजाय हम कोशिश करें कि हम वो वाले डिसीजन अपनाएँ जो कि ज़्यादा क्रिएटिव हैं, जो ज़्यादा बेटर हैं और जो कि हमें रिकॉग्निशन दे सकते हैं जब हम उनको लोगों के सामने रखेंगे, तो हमें उसके ऊपर एप्रिसिएशन मिलेगी। तो आज एक ब्रीफ सेशन रखा था 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स एंड हो चुके हुए हैं, तो मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं आप लोगों के सामने जो अपने क्रिएटिविटी के ऊपर जो ख़्यालात हैं, वो मैं शेयर कर सकूँ। हमारा चैनल है एमआई कोचिंग्स और ये आपको यूट्यूब, फेसबुक और लिंक्डइन तीनों प्लेटफ़ॉर्म्स पे आप पास अवेलेबल है। तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी कीमती राय से ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा और जो हमारे अपकमिंग सेशंस हैं उनके स्केड्यूल में आप लोगों से शेयर करता रहूँगा, तो इसको अटेंड कीजिएगा। इसके अलावा जो हमारे स्ट्रीमिंग सेशंस हैं इनकी रिकॉर्डिंग भी मैं ऑनलाइन अवेलेबल कर दूँगा। तो आपके टाइम का और आपके जो लर्निंग है उसके लिए और थैंक यू वेरी मच। बाय, थैंक यू।